नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर हर भाई हर बहन का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण के टॉप 15 MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखें। और भाई जो लोग बोल रहे थे सर मुझे नोट्स चाहिए, नोट्स कब तक रेडी हो पाएंगे, तो सुन लीजिए भाई, आपको 10 नवंबर से नोट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहां पर बोला गया है कि विवाह के बाद जब पति अपनी पत्नी के घर जाकर रहता है तो ऐसे परिवार को क्या कहते हैं। यहां पर आप लोग एक बात समझ लो, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। स्थान के आधार पर साथियों 3 तरह के परिवार होते हैं। पहला होता है मातृ स्थानीय परिवार, दूसरा होता है पितृ स्थानीय परिवार और तीसरा होता है नव स्थानीय परिवार। ठीक है, अब एक कौन से परिवार क्या कहलाते हैं वो भी सुन लो। जब पति अपनी पत्नी के घर जाकर रहता है तो उसको बोला जाता है मातृ स्थानीय परिवार। ओके, और जब पत्नी अपनी पति के घर जाकर रहती है तो उसको बोला जाता है पितृ स्थानीय परिवार। और जब पति और पत्नी किसी नए जगह पर घर बनाकर रहते हैं तो वहां पर बोला जाता है नव स्थानीय परिवार। ठीक है, तो यहां पर क्या है, पति अपनी पत्नी के घर जाकर रहेगा तो भैया उससे बोला जाएगा मातृ स्थानीय परिवार। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। सभी को क्लियर हो गया ना। चलिए भाई, इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। बोला गया है कुछ गमले के पौधे अधिक पानी सहन नहीं कर सकते, इसका क्या रीजन है। देखिए भाई, बहुत सारे गमले के पौधे ऐसे होते हैं जो अधिक पानी सहन नहीं कर सकते। तो इसका रीजन ये होता है कि जो पौधे की जड़ें हैं उनमें यदि अधिक पानी होगा तो जो रंध्र हैं वो पानी से भर जाएंगे और पौधा सांस नहीं ले पाएगा। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, पानी में ज्यादा डूबी होने के कारण से जड़ें सांस नहीं ले सकती। राइट आंसर भैया हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इसलिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पर बोला गया है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताना इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये तो भैया बिल्कुल सही है। हरे पौधे क्या होता है, अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर क्या है, अधिकतर जानवर स्वपोषी होते हैं, ये हम नहीं बोल सकते। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, बिल्कुल भैया सही बात है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है, हाँ बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसके बदले क्या होता है, ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं। ये तो बिल्कुल सही हो गए हमारे ए, सी और डी। लेकिन अधिकतर जानवर स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो भैया ये कथन क्या है, सही नहीं है, क्योंकि अधिकतर जानवर स्वपोषी नहीं होते। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते हुए सांद्रण के फलस्वरूप क्या होता है। वन उन्मूलन, श्वास की बीमारी जैसे अस्थमा, वातावरण में कार्बन कणों की उपस्थिति या फिर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि। तो देखिए भाई, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 की जो सांद्रता है बढ़ जाएगी तो क्या होगा भाई, इससे जो हमारा वायुमंडल है वो क्या होगा, गर्म होगा। अर्थात हम कह सकते हैं इस एक क्या होगा, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि के लिए उत्तरदायी होगा। अर्थात विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि से मतलब हमारा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। समझ गए। चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक
5 पर आते हैं। बोला गया है पृथ्वी से तारों की दूरी को आसानी से निम्न में से किस इकाई में व्यक्त कर सकते हैं। ये प्रश्न आपके अंतरिक्ष विज्ञान से लिया गया है। किलोमीटर, मीटर, प्रकाश वर्ष या फिर एंगस्ट्रॉम इकाई। तो पृथ्वी से तारों तक की जो दूरी है इनको व्यक्त कर सकते हैं आसानी से प्रकाश वर्ष के द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पारस फ्री एजुकेशन को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको सारे वीडियो की जानकारी मिलती रहती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 में कहा गया है किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप से किया है। मैकाइवर, लुंडबर्ग, आगवर्न या फिर निम्कोफ। तो देखिए भाई, परिवार के कार्यों को दो तरह से बांटा है। एक तो है आवश्यक कार्य और दूसरे हैं अनावश्यक कार्य। तो एक बांटा किसने है वो हमें बताना है। तो भैया ये बांटा है मैकाइवर ने। राइट आंसर हमारा क्या है यहाँ पर, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। यहां पर बोला गया है वन अधिकारी वन में कुछ पशुओं की उपस्थिति की पहचान कैसे करते हैं। देखिए जो वन अधिकारी हैं उनको पता करना है कि इस वन में, मतलब सभी पशुओं की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है कुछ पशुओं की। तो जैसे उन्हें पता करना है कि ये पशु यहां पर है कि नहीं है, तो बताना है वो कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं। उनकी आवाज के द्वारा, कुछ संकेत और उपकरणों के द्वारा, उनके मल और पदचिन्ह के द्वारा या फिर नकली आवाज द्वारा उन्हें पुकार कर। तो देखिए भाई, जो वन अधिकारी हैं कुछ पशुओं की उपस्थिति को वह है उनके मल के द्वारा पहचान जाते हैं कि किसका मल है, और जो उनके पैर के निशान होते हैं, मतलब पदचिन्ह होते हैं, उससे भी वो अंदाजा लगा लेते हैं कि ये कौन से पशु के पदचिन्ह हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। और एग्जाम में भाई आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आने देना, अपने ऊपर आराम से हैंडल करना है सब कुछ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 में क्या बोला गया है, एक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व इनमें से किसके द्वारा होता है। देखिए यहां पर बीच में साइन थे, यहां पर टाइप नहीं हो पाए हैं। ठीक है, जैसे यहां पर इन दोनों के बीच था। ठीक है, इस तरह से यहां भी था, या यहां पर सुधार कर लेना। तो देखिए भैया, खाद्य श्रृंखला का बताना है प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, हमारा सूर्य आएगा ना। सबसे पहले क्या रहेगा हमारा सूर्य। सूर्य के बाद कौन आएगा भैया, उत्पादक, जैसे भैया हमारे हरे पौधे हो गए। उत्पादक के बाद कौन आएगा, शाकाहारी आएगा। शाकाहारी के बाद कौन आएंगे, मांसाहारी आएगा। और सबसे बाद में आएगा हमारा अपघटक। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा भाई, एग्जाम में आपको वही प्रश्न पत्र कठिन लगता है, लेकिन जब आप घर आकर देखते हैं उस प्रश्न पत्र को तो वो आपको सरल लगने लगता है। इसका रीजन क्या है, वहां पर आपने क्या है, जब एग्जाम हॉल में बैठे थे आप, तो वहां पर आपके ऊपर बहुत ही अधिक प्रेशर रहता है। तो इस वजह से जो आपका माइंड है वो सही तरह से काम नहीं कर पाता। इसी वजह से मैं बोलता हूं बिल्कुल भी प्रेशर ना लो, आसानी से हैंडल करो, अपने माइंड को फ्री रखो, डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना हो किसी भी तरह से, अफवाहों से या किसी भी अन्य तरह के व्यक्तियों से आप सावधान रहें। ठीक है, आप पढ़ाई पर फोकस करें, अपने माइंड में जो नेगेटिविटी है उसको मत आने दो। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 में क्या बोला गया है, मृत पौधों पर सूक्ष्मजीव कार्य करके उत्पादित करते हैं। ह्यूमस, मृदा, कूड़ा कचड़ा या फिर लकड़ी। तो देखिए जो मृत पौधे होते हैं इन पर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। ये कार्य करके क्या करते हैं, इसको ह्यूमस में उत्पादित कर देते हैं या चेंज कर देते हैं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए के साथ जाएगा।
ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है जीवाश्म ईंधन के अधूरे जलने के कारण उत्पन्न हुई विषैली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब जीवाश्म ईंधन का भाई अधूरा दहन होगा तो उससे विषैली गैस उत्पन्न होगी जो बहुत ही हानिकारक है, वो है हमारी CO गैस अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। मैं रासायनिक सूत्र आपको इसलिए बताता रहता हूं, एग्जाम में कभी कभी क्या है हिंदी नाम ना देकर उसका सूत्र आ जाएगा, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? प्रश्न ध्यान से पढ़ना। विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है। तो देखिए विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है। देखिए मुख्य कारक हो तो बांध सकते हैं, लेकिन पहला मुख्य कारक नहीं बोल सकते, क्योंकि पहला मुख्य कारक तो भैया हमारा परिवार और पास पड़ोस होता है, सामाजिकरण का होता है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर क्या है, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ए बिल्कुल सही है। फिर सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, गलत हो जाएगा। सामाजिकरण में विद्यालय की थोड़ी भूमिका होती है, ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी ही यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में या फिर सिक्किम में? तो डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भाई जम्मू कश्मीर में है, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। ऊन प्राप्त होती है, बताइए जो ऊन है वो हमें किससे प्राप्त होती है? भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से। देखिए पहली बात तो जैसे यही प्रश्न आपको एग्जाम में आया तो आप ये पता कर लो कि हमें ऊन किससे प्राप्त नहीं होती। जैसे हमें भैया हाथी से प्राप्त नहीं होती है, तो ये हमने काट दिया। गाय से ऊन प्राप्त होती है क्या? नहीं होती। शेर से ऊन प्राप्त होती है? नहीं होती। इस तरह से भी आप एग्जाम में भैया दिमाग लगाकर ऑप्शन को कट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन ए बचा ना, तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। भेड़, ऊंट और याक के बालों से हमें ऊन प्राप्त होती है। मैं आपको सारे फंडे बताता जा रहा हूं साथ में कि यदि आपको सही आंसर नहीं पता है तो आप ऑप्शन को कैसे वहां पर क्रॉस कर सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। टोकोफेरॉल की कमी नर व मादा में नपुंसकता उत्पन्न कर सकती है। टोकोफेरॉल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B3, विटामिन K, विटामिन E या फिर विटामिन C? देखिए जब आपने पढ़ा होगा कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, डी से रिकेट्स होता है। तो इसी तरह से आपने पढ़ा होगा विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन अंगों का कमजोर होना या फिर जनन शक्ति कमजोर होना। और विटामिन के का मतलब के से क्या होता है? रक्त का थक्का ना बढ़ना, है ना। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या है? नपुंसकता उत्पन्न कर सकती है, तो भैया वो विटामिन ई ही है हमारा, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। यदि इसकी कमी है तो इससे क्या होता है? जनन अंग या जनन शक्ति का क्या होता है? कमजोर होती है। ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है पादपों में जल का आवागमन किनके द्वारा होता है? पादपों से मतलब पता है क्या है? हमारा पौधों से, ठीक है। पौधों में जल का जो आवागमन है वो बताना किसके द्वारा होता है? जाइलम, मूलरोम, फिलोएम या फिर रंध्र? यहां पर आप लोग एक बात ध्यान रखना हमेशा, जो जाइलम है यह मिट्टी से प्राप्त खनिज और जल लवणों का परिवहन करता है। कौन? जाइलम क्या करता है? मिट्टी से प्राप्त जल और खनिज लवणों का क्या करता है? परिवहन करता है, मतलब वह विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जबकि जो फिलोएम है, फिलोएम क्या करता है?
फ्लोएम पत्तियों में जहां पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया की वजह से जो उत्पाद इकट्ठे हुए हैं उनको पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। फ्लोएम का कार्य क्या है और जाइलम का कार्य क्या है मैंने बता चुका हूं। तो यहां पर क्या है, जल का आवागमन की बात हुई थी भैया, तो जल का आवागमन कौन करेगा, जाइलम, ठीक है। राइट आंसर हमारा यहां पर क्या है, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठीक है भाई। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो भाई तो आप सभी से रिक्वेस्ट प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं, और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।